हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश गुर्जर। आज का जो सेशन है वो हिंदी में मैं बातचीत करूंगा आप सभी के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट यानी गुजरात के अलावा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो सेशन है वो मैं आपको बता दूं कि ऑल्सो मीन्स लाइव हो रहा है, लाइव इन द सेंस ऑफ जस्ट अ सेकेंड फेसबुक पे, क्योंकि बहुत सारी लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ मीन्स लिमिटेशन मैं सभी को नहीं जोड़ पाऊंगा। आई होप आप मुझे सभी क्लियरली सुन पा रहे होंगे। अगर आप नहीं सुन पा रहे क्लियरली तो आप मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो तो आप फिर से अच्छे से सुन पाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट और गुडसेट जो एग्जाम है जो आने वाली है जुलाई में, और उसकी प्रिपरेशन अभी 60 डेज में कैसे करनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अबाउट नीट एग्जाम बताऊंगा आप सभी को, फिर उसके बाद ये 60 डेज में आपको घर पे बैठ के लॉकडाउन जो चल रहा है उस टाइमिंग में आपको कैसे अपने आप से मेहनत करनी है ताकि बहुत अच्छे मार्क्स इस एग्जाम में ला पाओ। बिफोर जस्ट 2-3 डेज बिफोर एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए, और एग्जाम का जो दिन होता है उस दिन आपको क्या करना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। फिर आफ्टर एग्जाम क्या करना चाहिए, दैट वी विल टॉक। यानी कहने का मतलब ये है कि फुल्ली प्रोसेस है, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं आंसर्स करने वाला हूँ। और उसके लिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से मेरा पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक का लेक्चर है वो सुने। और कुछ चीजें मैं स्क्रीन में आपके साथ मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा ताकि ज्यादा आपको समझ में आए। सो लेट्स शेयर मी मीन्स मैं शेयर करता हूँ आप सभी के साथ मेरी जो स्क्रीन है, ताकि आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे। जिनका वीडियो ऑन है वो प्लीज थंब अप करके दिखाइए मुझे कि आप सुन पा रहे हैं मुझे, कि मोस्टली सभी का वीडियो ऑफ है, सो दैट्स व्हाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जो आज का सेशन है नीट एग्जाम, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि बीच में प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छी तरीके से ये पूरी स्क्रीन देख पाए। ओके, फिर से मैं एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर उमेश गुर्जर, और हम अभी लेक्चर्स हमारा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नीट एग्जाम और गुडसेट एग्जाम जो है वो जुलाई मंथ में आने वाली है। उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग में बता देता हूँ। ये जो एग्जाम है 180 एमसीक्यूज की होगी, और गुडसेट की 120 3 आवर्स की एग्जाम होती है। नीट एग्जाम जो है वो 720 मार्क्स की होने वाली है, और यू नो द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से आता है, और जो ए ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आने वाला है। सो ये जो एग्जाम है उसमें माइनस मार्किंग है, यू नो वी नो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो वैल्यूएशन है वो भी आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथ्स का आपको समझ में आना चाहिए। देन स्टूडेंट्स को पता होगा कि भी क्या सिलेबस होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। देखिए, ये जो नीट और जेडब्ल्यू एंड गुडसेट ये सारी जो एग्जाम्स होती है ना, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 11th और 12th के जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी बुक्स का, उसमें से आते हैं। अप्रोक्सीमेटली उसके लिए आपको 90 जितने चैप्टर्स जो है वो कवर करने पड़ते या फिर पढ़ने पड़ते हैं। और उसके लिए आपके पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 years, यानी 11th एंड 12th दोनों में से सिलेबस में से पूछा जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सिलेबस आपको चैप्टर्स पता होगा, जहाँ पे एक कॉलम लिखी गई है 11th की और 12th की। ये सब प्रिपरेशन के लिए जो है ना, आपके पास 2 years का टाइम होता है। इसमें से बहुत सारे जो चैप्टर्स है ना वो आपके लिए बहुत इजी होते हैं, कुछ चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ फिजिक्स। बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना 50-50 वाले होते हैं, कुछ चैप्टर्स याद होते हैं, कुछ चैप्टर्स अभी जो है वो जो 11 में पढ़े होंगे वो मुश्किल से याद होंगे। ये जो 2 months होते हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं रिवीजन करूं या जो चैप्टर्स मेरे वीक है उस पर फोकस करूं, या फिर पढ़ाई करूं, या फिर मीन्स क्या करूं, एमसीक्यू सॉल्व करूं, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त आज अभी ऑनलाइन है, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आपने 2 साल तक पढ़ाई की है ना, इज इक्वल टू 60 days। ये जो 60 days है ना उसके बराबर है। और ये जो 60 days में आप पढ़ाई करोगे इज इक्वल टू 3 hours ऑफ योर एग्जाम, यानी कि 3 घंटे जो आप एग्जाम दोगे ना वो। अब यहाँ पे कहीं सोचिए गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम होगी। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि आपने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, जस्ट इमेजिनेशन कीजिए, और उस ओलंपिक में के लिए आपने 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर लेट्स टेक एग्जांपल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, और लास्ट 60 days की प्रिपरेशन अगर आपकी अप डाउन हुई तो यू नो द रिजल्ट। चलो वो भी अच्छे से हो गई प्रिपरेशन, लेकिन लास्ट 3 hours ऑफ दैट ओलंपिक गेम, या फिर जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो या फिर जो भी किया आपने, अगर वहां पे कहीं कमी रह गई तो भी प्रॉब्लम होगा। सो ये सारे पहलू के ऊपर हम बात करने वाले हैं, एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है। और जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नंबर्स एंड ऑल द थिंग्स, दैट विल बी मींस ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। सो रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 2 साल के सामने आपके पास अभी 60 days है, और 60 days के सामने आपके पास वहां पे 3 hours ऑफ योर एग्जाम होगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यू आर द स्पॉट मैन, और आपकी स्पिरिट डे बाय डे बढ़नी चाहिए, आपकी मेहनत डे बाय डे बढ़नी चाहिए। लास्ट 60 days में प्रॉपर प्लानिंग के साथ, अगर फोकस के साथ अगर आप मेहनत करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 400 मार्क्स आने वाले होंगे नीट में, तो उससे ज्यादा, यानी कि आपकी औकात से ज्यादा आपको मार्क्स मिल सकता है, अगर एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक फोकस के साथ अगर आप मेहनत करें तो। सो रिमेंबर दिस सेंटेंस, ताकि आपको हर चीज में समझ में आए कि आपको आगे क्या करना है। स्टूडेंट्स का यूजुअली कहना यह है कि सर आपने ये बता दिया कि व्हाट इज नीट एग्जाम, व्हाट इज गुजकेट एग्जाम, उसमें 2 years इक्वल टू 60 days इज इक्वल टू 3 hours। तो ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी 60 days में यहाँ वहाँ फोकस होने लगता है हमारा, तो हम क्या करें कि फोकस हमारा पढ़ाई में रहे, हम डे बाय डे मेहनत अच्छे से करें। और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो उठते हैं। देखिए, फोकस ना रहने की वजह जो है ना, इट्स अ ह्यूमन बीइंग नेचर। हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है इंसान की, वो ऐसी है। मेरे पास अगर साइकिल होगी तो मन करेगा कि मेरे पास बाइक हो, मेरे पास बाइक है तो मैं मन करेगा कि मेरे पास कार हो, मर्सिडीज हो। तो ऐसे ही जो हमारे पास है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स है, या फिर कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट्स है, उनका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, लेकिन उनका फोकस कहाँ जाएगा पता है, 30% सिलेबस जो नहीं हुआ है, और उस वजह से उनका जो है ना परफॉर्मेंस डाउन होता है।
लेट मी गिव यू एग्जांपल एंड दिस इज द बिग थिंग, यानी कि नियर बाय साइंटिफिकली प्रूवन 39% स्टूडेंट्स का रिजल्ट डाउन होने की वजह यही है कि उनका फोकस जो उनके पास है वहां न रहने की वजह जो नहीं है। तो फिर क्या होगा, दुखी होंगे आप। अगर मेरे पास मारुति 800 है और मैं उसकी वैल्यू नहीं करूंगा तो वहां पे मैं कंफर्ट नहीं फील करूंगा, वहां पे मैं अच्छा फील नहीं करूंगा। तो सेम थिंग विल हैपन विद द एजुकेशन एग्जाम आल्सो। लेट मी गिव यू एग्जांपल। और उसके लिए आप कहते हैं ना कि मैं आपके साथ, सो सिंपल थिंग इज दैट कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव। आपके पास जो है वो उसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट रियली ब्रिलियंट रिजल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप जो अभी पिक्चर देख रहे हैं अरुणिमा सिन्हा, इनके बारे में आपने सुना होगा कि इनकी जो हालत थी, एक पैर काट दिया था, फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल में लेटे लेटे 6 महीने हॉस्पिटलाइज रहे। फिर उसके बाद तुरंत ही उन्होंने सोचा कि नहीं भाई मुझे तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, क्लाइम करना है। सोचिए कि भी अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा बीमार हो जाते हो आप, तो आप स्कूल नहीं जाओगे, ट्यूशन क्लासेस नहीं जाओगे, उस दिन पढ़ाई छोड़ दोगे। और यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा जैसे लोग जिनका एक पैर काट दिया जाता है, 18 फ्रैक्चर्स आते हैं एक्सीडेंट की वजह से, वो ओनली अपने पैर के साथ माउंट एवरेस्ट विद इन 6 महीने, यानी कि 6 महीने, उसी इंसिडेंस के 6 महीने के बाद द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिनके पास ओनली लेग था और वो माउंट एवरेस्ट फतेह किए। वो कैसे हो पाया? क्योंकि उन्होंने फोकस किया जो उनके पास था। अगर हम वहां पे होते तो क्या कहते कि मेरे पास तो अब लाइक पैर ही नहीं है, एक ही पैर बचा है। सेम थिंग जिनकी मूवी भी हमने देखी है, दशरथ माझी, द माउंटेन मैन, इन्होंने एक छीड़ी और हथौड़ी से पूरा पहाड़ खोद डाला। सोचिए अगर आप उनकी जगह होते, हम उनकी जगह पे होते तो क्या होता। हम कहते कि भाई डायनामाइट चाहिए, जैसे भी चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी जाके मैं इस पहाड़ को ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा। तो थिंग इज दैट कि इन लोगों ने क्या किया, जो उनके पास था उसके ऊपर फोकस किया और इस वजह से वो जीत पाए। तो यहाँ पे मैं आप सभी को भी ये ही कहना चाहता हूँ कि 2 साल में 11th और 12th के 2 साल आपने गुजारे, बहुत सारे लेक्चर्स ज्वाइन किए, बहुत सारे ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन किए आपने, क्लासेस गए हैं, आपने कुछ ना कुछ पेपर सॉल्व किए, प्रीलिम एग्जाम दिए, प्रैक्टिकल एग्जाम दिए, थियरी एग्जाम दिए, जिसका रिजल्ट अभी आ चुका है। द थिंग इज दैट कि आपके पास बहुत कुछ है बट फोकस हमारा नहीं है। अगर हम जो है उसके ऊपर फोकस करें, उसका पूरा प्लानिंग करें, एक स्ट्रेटेजी बनाए, तो डेफिनेटली जो आप रिजल्ट डिजर्व करते हैं उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, उससे अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। सो डायरेक्टली पॉइंट आउट मेरा यह है कि भाई अभी आपके पास 60 डेज है और 60 डेज में आपको कैसे प्लानिंग करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फोकस रहना है, क्यों फोकस रहना है, कहाँ पे फोकस रहना है, वो हमने बात कर ली। आपकी एग्जाम की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली। जो है उससे काम चलाना है, अगर उससे काम चलाएंगे तो जो हम डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा मिलेगा। सो 60 डेज में सबसे पहले अभी आपको जो जानने की जरूरत है वो आपका सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, जिसके ए ग्रुप बी ग्रुप के स्टूडेंट्स हो। सबसे पहली चीज आप ये जानो कि आपका सिलेबस क्या है। अप्रोक्सीमेटली 80 टू 90 चैप्टर्स की प्रिपरेशन आपको करनी होती है 11th और 12th का मिलाकर। फिर दूसरी बात जो करनी चाहिए, जाननी चाहिए, वो है चैप्टर्स एंड टॉपिक वाइज वेटेज। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, शायद अच्छे से ना देख पाओ तो यू नो नीड टू वरी, क्योंकि मैं एंड ऑफ द दिस सेशन नंबर शेयर करूंगा आपके साथ और बोलूंगा भी, स्पेल भी करूंगा। तो वो ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ ना, वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वेटेज है लास्ट 15 ईयर्स में, 15 साल में ऑल इंडिया पीएमटी से लेके नीट एग्जाम जो होती है ना, उसमें कौन से चैप्टर से क्या पूछा गया है, ये दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि भाई आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स कौन से है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में देखा जाए तो 2008 से लेकर 17 तक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में से 4 से 5 एमसीक्यूज आते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वैसे गिन लीजिए आप, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, जो आप मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है,
तो मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, यानी पता चलेगा कि इसका भार क्या है। और ये करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना खुद का बकेट बनाना चाहिए कि इसमें से कितने चैप्टर्स मेरे हो गए हैं और कितने चैप्टर्स बाकी, क्योंकि हमें फोकस कहाँ करना है, जो हमारे पास है उस पे। सो फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर द बुकेट, क्योंकि देखिए दुनिया की सभी एग्जाम्स, यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, नीट पीजी हो, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें सिलेबस इतना सारा होता है। पढ़ना ये सब कुछ जरूरी नहीं है। किसी को भी आपने देखा कि 720 में से 720 मार्क्स आ गए, नीट में 100% मार्क्स आ गए, यहाँ पे 100% मार्क्स आ गए, नहीं, ये नहीं होता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? द थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पे द थिंग इंपॉर्टेंट ये है कि बीच में जो ये ड्रॉ कर रहे हैं ना वो प्लीज बंद कर दीजिएगा, ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, वरना मुझे उसको निकालना पड़ेगा प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें शेयर हो रही है उसमें डिस्ट्रक्शन आती है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल। सो द थिंग इज दैट कि आपको अपना एक लिस्ट बनानी है कि पहले जान लिया सिलेबस, फिर उसके बाद वेटेज जान लिया कि भाई केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में से और मैथ्स में से कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे गए, यानी उससे पता चल जाएगा कि भाई ये वाले में से 4 से 5 तो क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन आते ही है, और उससे आपका वेटेज पता चलेगा और आपका एक बकेट बनेगा और उस पर हमें फोकस करना है। और फोकस करने के बाद यानी बकेट बनने के बाद अभी उसको डिवाइड करना है 60 डेज में। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का आपका 40% सिलेबस, बायोलॉजी का फॉर एग्जाम्पल 70%, जितना जितना हुआ उसका एक पूरा लिस्ट बना दीजिए चैप्टर्स का, उसके सामने वेटेज जान लीजिए। आप देखेंगे ना तो भी बहुत अच्छे मार्क ऑलरेडी आपने कवर कर लिए होंगे, लेकिन मैंने बताया ना कि हमें हमें जो ना इंसान को आदत होती है कि जो हमारे पास नहीं है वहीं फोकस करना है। तो एक बकेट बन गया, लिस्ट बन गया आपके सब्जेक्ट्स का जो आपका ऑलरेडी हो चुका है। फिर उसको आपको डिवाइड करना है 60 डेज में, क्योंकि आज से गिने तो अप्रोक्सीमेटली 60 दिन, 60 डेज है आपके पास। अब कैसे डिवाइड करना चाहिए, जैसे मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डे 1, डे 2, 3 करके ऐसे पूरा टाइम टेबल आप बना सकते हैं। ये भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, यू नो नीड टू वरी, एक एग्जांपल है। फिर फॉर एग्जांपल वीक 2 में क्या क्या पढ़ना है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ आएगा। देन वीक 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से क्या क्या पढ़ना चाहिए। और मैंने क्या किया कि भाई डू एंड डाई चैप्टर्स, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं, जो वेटेज से आपको पता चलेगा, उसको पहले पढ़ते हैं। और सबसे कम वेटेज वाले जो चैप्टर्स है, अगर उसमें से मिसिंग हो रहे हैं यानी नहीं पढ़े तो उसको छोड़ भी सकते हो। तो इस वे में आपको पूरा बनाना चाहिए, यानी सिलेबस जाना, फिर चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, फिर आपने अपना खुद का बकेट प्रिपेयर किया, डिवाइड 60 डेज का पूरा टाइम टेबल बनाया, कितने बजे उठना है, कैसे क्या करना है, मीन्स एंड ऑल द थिंग्स, यानी वो डिवाइड किया सब कुछ। मैं आपको पर्सनली गाइडलाइन ये देना चाहूंगा कि आप जो है वो ये एक दिन में हम क्या करते हैं कि जैसे आज हमारा मन किया ना तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, मन किया तो केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ेंगे, मन किया तो फिजिक्स पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। आज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स की एग्जाम है तो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज दो, ठीक है। स्टार्ट योर डे फ्रॉम द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ये बात खास याद रखिएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डेली के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने से क्या होगा कि आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारा जो ब्रेन होता है वो अलग अलग पार्ट यूज करता है। और डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करने से क्या फायदा होगा कि भी आप जो है वो स्टेमिना बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इजीएस्ट सब्जेक्ट लास्ट में होगा। चल ला फॉर एग्जाम्पल इजीएस्ट सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में रहेगा, तो क्या होगा, जैसे फिजिक्स आपके डिफिकल्ट है तो पहले पढ़ लिया मॉर्निंग में सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी, देन केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल एंड बायोलॉजी, तो उससे क्या होगा कि बायोलॉजी जो है वो एंड में रखने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आवर्स ऑफ स्टडी भी बढ़ेगी। सो रिमेंबर कि भाई डिफिकल्ट सब्जेक्ट से आपको डे स्टार्ट करना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम, अभी जो 60 डेज है उसमें क्या करना चाहिए आपको कि मिनिमम आपको 2 to 3 आवर्स देना चाहिए
यानी 3 hours फॉर द फिजिक्स, 3 hours फॉर द केमिस्ट्री एंड 3 hours बायोलॉजी, और मैथ्स वाले 3 hours फॉर द मैथ्स। 2 to 3 hours, रिमेंबर दैट थिंग। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो RWD मेथड टेक्निक का यूज कीजिए। R मीन्स रीडिंग, W मीन्स नोट्स बनाना, लिखना, राइटिंग, एंड D मीन्स डिस्कशन विथ योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। फिर सेकंड थिंग, आप उसका शॉर्ट नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो आपने नोट्स कर लिए, ताकि जितने सेंसरी ऑर्गन्स यूज करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। that's why RWD method is a very important। फिर डिस्कस करो, जैसे मैंने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, उसकी शॉर्ट नोट्स बना ली, फिर उसके बाद मैं ही खुद अपने आप को क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आराम से बोल के वो डिस्कस करूंगा। इस वे में आपको पूरा प्रिपरेशन या स्टडी करनी चाहिए। जैसे ही एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है, उस सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना चाहिए कि उस सब्जेक्ट जो है उसमें उसके 50-60 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने चाहिए। रिमेंबर दैट कि फिजिक्स आपने 3 घंटे में खत्म किया तो उसके बाद 50 to 60 एमसीक्यूज उसी चैप्टर्स वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज जो एमसीक्यूज बुक अवेलेबल है उसमें से करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, एक तो बहुत जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसमें सेकंड फायदा ये सबसे बड़ा ये होगा कि रिवीजन के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से कैसे एमसीक्यूज आते हैं या पूछे जाते हैं। सो प्लीज, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि रिवीजन एट द एंड ऑफ डे, यानी आज आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3-3 घंटे पढ़ा, फिर उसके बाद आपने उसके 50 एमसीक्यूज किए, तो आपको क्या करना है कि भाई रात को सोने से पहले जल्दी से उस सभी चीजों का आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, ताकि पूरे दिन का एक बार रिवीजन हो जाए। वीकली, यानी वीक में सैटरडे या संडे या कोई भी दिन, 7 दिन में से 2 दिन आप एक दिन लास्ट 6 डेज का रिवीजन कीजिए, यानी उस दिन और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यूज की बात आएगी तब मैं बताऊंगा कि आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, उसकी वजह क्या है, या फिर आप विदाउट ऑप्शन देखे हुए आंसर नहीं दे पाते, उसकी वजह क्या है, लेक ऑफ रिवीजन। आपको याद है, देखो समझना, कोई मूवी हम देख रहे हैं तो उसको समझ लिया, दैट्स नॉट सफिशिएंट। उसको उसकी स्टोरी हमें याद रह जाए, उसकी सारी चीज याद रह जाए, तो उसके बारे में अगर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन आंसर। सो रिमेंबर, एंड ऑफ द डे रिवीजन करना है, नंबर 1। नंबर 2, वीकली एक दिन आपको पूरा 6 दिन का सब कुछ रिवाइज करना है, और वीक में एक दिन आपको स्पेयर करना चाहिए कि जैसे नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 180 एमसीक्यूज आते हैं, और गुड सेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 120 आते हैं, तो उनको ये नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। और नेट प्रैक्टिस करने की वजह भी है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। द थिंग इज दैट कि इस वे में आपका टाइम टेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज 6 to 8 आवर स्लीप। मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, शायद वो ज्यादा भी होती होगी काफी स्टूडेंट्स की, लेकिन इस वे में टाइम टेबल बना के देखिए कि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें डायरेक्शन चाहिए। अगर ये 60 डेज अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, बिलीव मी, आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो 6 आवर्स स्लीप करें, 30 मिनट्स एक्सरसाइज जरूरी। ये जो बीच में कर रहे हैं ना, प्लीज आप बंद कर दीजिए ये सारी चीजें, कि सभी लोग डिस्टर्बेंस होंगे। रिक्वेस्ट की भी, ये जो बीच में जो लाइनिंग खींच रहा है वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बंद कर दे। अगेन मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तो क्योंकि बीच में जो लोगों ने शेयर किया था उस वजह से स्क्रीन खराब हो गई थी। पोर्शन जो है वो मैं शेयर करूंगा। 6 to 8 आवर की स्लीप, 30 मिनट एक्सरसाइज। देखिए पूरा दिन 3-3 घंटे यानी 9 घंटे, 2 घंटे और यानी 10 आवर्स की स्टडी, तो मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। 1 घंटे 1 आवर स्टडी इज इक्वल टू 7 किलोमीटर वॉक, इतनी एनर्जी बर्न होती है। लेकिन फिजिकल जो है ना, आपकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होगी, योगा, डांस या जो भी है घर पे बैठ के भी कर लो तो भी
थोड़ा सा म्यूजिक चला के डांस कर लो, दैट्स आल्सो एक्सरसाइज। योगा कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। सो 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फिजिकली भी थोड़ा सा टायर्डनेस होगा, आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। काफी स्टूडेंट्स को अभी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम होती होगी, उसकी वजह क्या है कि आपका ब्रेन है वो थक गया है, लेकिन आपका जो कहता है ना कि बाकी का जो पार्ट है लाइक फिजिकल, वो इतना टायर्ड नहीं है। 60 डेज में बहुत हेल्दी डाइट आपको प्रीफर करनी चाहिए। हेल्दी डाइट इसलिए क्योंकि बीमार ना हो जाओ, आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, एंड दैट्स व्हाई। सो प्लीज गाइस रिमेंबर कि मैंने जो इस टॉपिक में 60 डेज की कहानी में बताया, वो मैं एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ कि पहले आप अपना सिलेबस जानो, फिर उसके बाद उसका वेटेज चैप्टर टॉपिक वाइज जाना, एंड आफ्टर दैट आपने अपना खुद का बकेट बनाया, क्योंकि 60 डेज में आप नए चैप्टर्स को फॉलो करोगे, जो आपके पास नहीं है उस पर फोकस करोगे, तो आप जितेंद्र अरुणिमा सिन्हा की तरह या फिर कोई भी सक्सेसफुल इंसान की तरह वो नहीं कर पाओगे। सो जो है उस पर फोकस किया जाएगा तो ऑफ कोर्स आप डिजर्व करेंगे, उससे ज्यादा मिलेगा। 60 डेज में डिवाइड करो, डेली के मल्टीपल सब्जेक्ट्स यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स को 2 to 3 आवर्स दीजिए। जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जब पढ़ाई कर रहे हो तो RWD मेथड यूज कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और ज्यादा पढ़ पाए। डेली के 50 एमसीक्यूज, फुल डे, आप वीक में एक दिन स्पेयर कर दीजिए जिसमें आप फुल डे टेस्ट देंगे, ठीक है, यानी 180 या 120 एमसीक्यूज की एग्जाम की मेथड के तौर पे। और दूसरा जो है वो वीकली वीकली वंस अ डे मीन्स आपको रिवीजन करना चाहिए जो 6 दिन में आपने पढ़ा है। और इसके लिए ऑफ कोर्स एक स्टडी प्लानर भी अवेलेबल है, वो भी यूज कर सकते हैं, जो हमने स्पेशली डिजाइन किया है। और उसमें क्या होता है कि भी आप एक पूरा ऑर्गेनाइज वे में ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं इन शॉर्ट, और मैं वीडियो में भी एक बार दिखा देता हूँ, इस टाइप का होता है। एंड यहाँ पे सारी चीजें आप लिख पाते हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है। चैप्टर्स 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हमारे ऑफिस के उस पर कॉन्टेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी मिलती है, यानी यू विल एंजॉय योर स्टडी, इन शॉर्ट कहता हूँ ना। क्योंकि प्लानिंग, गोल होना विदाउट द प्लानिंग इज जस्ट विश। अगर आपके पास कुछ गोल है कि भी मुझे नीट में या फिर गुस्सेट में इतने मार्क्स आने, तो उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इफ आई वांट कि भी मैं माउंट एवरेस्ट क्या कहते हैं चढ़ूं, तो उसकी हाइट पता होनी चाहिए, उसके स्टेज पता होने चाहिए, मेरी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, कितने दिन है मेरे पास, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। ऑल द इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो आगे अच्छे से वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट इज क्या नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि भी आपके पास ये 60 डेज में जो चैप्टर्स नहीं हुए, जो चीज नहीं हुई, उसके ऊपर प्लीज फोकस मत करो। क्योंकि बिलीव मी, जब आप ये लिस्ट बनाएंगे ना, तो उस लिस्ट में ही प्रूफ हो जाएगा कि आपके पास 400, 500, 600, 700 कितने मार्क्स का सब कुछ रेडी हो गया है, और आपकी कैपेसिटी कितनी है, 60 डेज में कैसे रिवाइज करोगे। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस कभी भी मत करो। दूसरी बात ये है कि एक दिमाग में बिठा के रख दीजिए कि 2 years इक्वल टू 60 डेज इज इक्वल टू आपकी जो एग्जाम आने वाली है उसके 3 घंटे। सो अवॉइड मोबाइल, टीवी, गेम्स, पबजी, सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक एंड एवरीथिंग। क्योंकि जो मेहनत आपने 2 साल में की है, उससे अगर ज्यादा बढ़ाओगे इस 60 डेज में, तो आपको वो 3 घंटे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड न्यू बुक्स, नई नई बुक्स और मटेरियल। अभी ये 60 डेज में ना बहुत बातें होगी कि ये वाली बुक से बहुत अच्छा पूछने वाला है, ये अच्छी बुक है। जो अभी आपने, आपके लिए गीता, रामायण, महाभारत, कुरान जो भी समझो ना, वो आपकी टेक्स्ट बुक है। और एमसीक्यूज बुक जो आपने फॉलो की है, बस इतना सफिशिएंट है। कोई भी नई बुक्स, कोई भी नया पब्लिकेशन, कोई भी नई चीज ये 60 डेज में अगर आप लाओगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी उस चीज से। सो प्लीज रिमेंबर दैट थिंग कि ऐसी कोई चीजें ना हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं मुझे, वो है सर क्या मैं लास्ट 5 to 6 years के पेपर सॉल्व करने चाहिए या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ये दूंगा कि ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो पहला कहते हैं क्यों,
रीजंस पूछते क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं अपनी सोसाइटी में, गली में, स्कूल में क्रिकेट खेलता हूँ, वहां पे 5 या 10 ओवर की क्रिकेट होती है, लेकिन जो फाइनल एग्जाम, फाइनल नीट और फाइनल जेडब्ल्यू, फाइनल वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो 20 ओवर्स का होने वाला है, और उसकी तो मुझे प्रैक्टिस ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? मेरा स्टेमिना इतना नहीं होगा, मैं थक जाऊंगा फाइनल मैच में, हो सकता है मैं इतनी ज्यादा एनर्जी से काम नहीं कर पाऊंगा। एंड सेम थिंग विद हैपन विद द 40% स्टूडेंट्स। नीट और जेडब्ल्यू में यही होता है कि लोगों को यही प्रॉब्लम आ जाती है, और ये चीज ना हो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जो है वो लास्ट 5 to 6 years के जो पेपर्स है उसको सॉल्व करो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है एमसीक्यूज की, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर फिगर वाले पूछते हैं। आपका स्टैंड पता चलेगा कि भाई मुझे 180 में से या 120 में से कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी करनी पड़ेगी, कहाँ तक आप जा पाओगे, कितनी स्पीड बढ़ानी है आपको। उससे ये पांच पेपर सॉल्व करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होने, स्पीड बढ़ जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर सेट जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी अवेलेबल है, बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमने एक स्पेशल बनाया हुआ है इसमें कि पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, फिर उसके बाद पेपर है, जैसे ही एग्जाम में नीट में और जेडब्ल्यू में आता है ना वैसे ही, पहले एग्जाम के इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद पेपर, फिर उसके बाद उसकी ओएमआर शीट, क्योंकि ओएमआर शीट की प्रैक्टिस ही नहीं होती और उसमें ही लोगों के बहुत टाइम मिस्टेक हो जाती है। तो उस टाइप के पेपर, ओएमआर शीट है, फिर उसके बाद आंसर की है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, घर पर बैठेंगे, हफ्ते में एक दिन एक पेपर करेंगे, सुबह से लेके फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे जो भी टाइमिंग है। देखिए हम माना जाए तो 3 घंटे बैठने की भी हमारी आदत नहीं है, यानी कि हमें अपनी बॉडी को बायोलॉजिकली सेटअप फाइनल वर्ल्ड कप के लिए, फाइनल मैच के लिए, फाइनल नीट और गुडसेट जैसी एग्जाम के लिए भी हमें लगाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मींस इस टाइप की जो बुक होती है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, तो उसमें क्या होगा कि भाई इस टाइप की बुक्स हमने स्पेशली बनाई है फॉर दैट रीजन। और आपने पेपर सॉल्व किए भी होगा, आई नो वेरी वेल, लेकिन ओनली 3% स्टूडेंट्स, ओनली 3% स्टूडेंट्स घर पे बैठ के ऐसे पेपर लिखते हैं, अपने आप से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एग्जाम का। और जब वो 5-6 पेपर लिख दे ना, फिर उसके बाद क्या होता है पता है, वो एग्जाम जो फाइनल होती है उसमें डरते नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल समथिंग डिफरेंट होता है, वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। जो यहाँ पे फायदे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे फायदे जो है वो आपको पेपर सॉल्व करने से होते हैं। सो हमारी वेबसाइट से भी आप मंगवा सकते हैं, कुरियर से भी मंगवा सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास शायद हो सकते हैं ये सारे पेपर। सो मैं ये कहूँगा कि प्लीज सॉल्व कीजिए एमसीक्यूज, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब एमसीक्यूज की बात आती है ना, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स को डर भी लगता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये भी कहते हैं सर एमसीक्यू सॉल्व करना बोरिंग लगता है, या फिर कंफ्यूजन होता है, डर लगता है। इसकी वजह यह है कि हमें आदत नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, हमें उसकी जो साइंटिफिक मेथड है वो नहीं पता होती है। लेकिन एमसीक्यूज एग्जाम के लिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई एमसीक्यूज में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है, क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। जब बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, आई नो कि भी सभी को अच्छा लगता है वो, लेकिन एमसीक्यूज एग्जाम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने, आपको सिर्फ क्या करना है पता है, आपको वो सही आंसर ढूंढना है। और उसकी सही आंसर ढूंढने की एक टेक्निक होती है, यानी एक एमसीक्यूज के साथ कैसे खेला जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, उसकी बहुत बड़ी टेक्निक है। और उसके रिलेटेड 54 मिनट्स का वीडियो हमारी ओम एजुकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ओम एजुकॉन पीवीटी एलटीडी का एक यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। उसमें 54 मिनट का वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। लेकिन मैं अभी आपको 2 टेक्निक शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर फीलिंग बोर, आपको लगता है कि नहीं एमसीक्यू सॉल्व करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, या फिर मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो वहां आपके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने की सबसे नंबर 1 टेक्निक ये है कि जैसे ये एक एमसीक्यूज आपके सामने है, तो आपको क्या करना है कि कभी भी ऑप्शंस नहीं देखने, उसके ऊपर हाथ रख देना है, रिमेंबर दैट थिंग। क्योंकि ऑप्शंस अगर देखोगे तो हम
इंसान है, बहुत शातिर होते हैं, हमें पता है कि आंसर वहां है, क्वेश्चंस आधा पढ़ेंगे उससे पहले तो नजर जो हमारी आंखें है वो नीचे चली जाएगी और वो ऑप्शन देख के ही फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल थिंग इज दैट कि ऑप्शंस नहीं देखना है, हाथ रख दीजिए या फिर ओएमआर शीट रख दीजिए, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है या मैथ्स का है। फिर उसके बाद उसमें से ये सोचिए कि कौन से चैप्टर या टॉपिक का है। तुरंत ही वो पेज सामने आएगा एंड यू विल रियलाइज कि ये आंसर है। आपके मुंह से आंसर निकल गया तो हाथ हटाइए, हाथ हटा के देखिए वो आंसर अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो मीन्स यू आर राइट 100%। अगर नहीं है तो क्या? तो टेक्निक नंबर 2 यूज कीजिए। टेक्निक नंबर 2 में क्या होता है कि भी आपको जो है 2 गलत ऑप्शन जो है वो निकाल देना है। 4 में से 2 गलत ऑप्शन निकाल देने हैं। बाकी के 2 ऑप्शन है उसके ऊपर सेम मैंने जैसे पहली टेक्निक बताई वैसे सोचना है, तो उससे भी आपको पता चलेगा। अब गलत ऑप्शन वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम इंसान को, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको नहीं खाना है, तो आप बोलेंगे कि भाई कल हमने चाइनीज खाया था, आज हमें ये दिस एंड दैट। अगर आपको मैं पूछूंगा कि भाई क्या कपड़े नहीं पहनने, यानी कि नेगेटिव चीजें जल्दी से हम वो कर लेते हैं। कंपेरेटिवली पॉजिटिव, यानी मैं अगर पूछूंगा क्या पहनोगे कपड़े आप इस फंक्शन में, क्या खाओगे आप कल, तो यू विल टेक टाइम। सेम थिंग यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो आप यू विल एंजॉय द एमसीक्यूज। नेक्स्ट थिंग इज दैट एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक के बाद मैं बात करना चाहूंगा कि एग्जाम डे से 2-3 दिन पहले की बात हो तो बिफोर एग्जाम के टाइमिंग पे क्या ध्यान में लेना चाहिए। देखिए नियर बाय 32% स्टूडेंट जो होते हैं ना कहीं ओलंपिक या फाइनल गेम जब होती है ना तभी मिस्टेक कर देते हैं। यानी उनको काफी लोगों को टाइम से प्रॉब्लम होती है, यानी कि एग्जाम का शेड्यूल जाना चाहिए। दूसरा उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, ये सारी चीजें जाननी चाहिए। उसका शेड्यूल, एग्जाम सेंटर सेम सिटी में अभी चल रहा है मीन्स यू कैन चेंज द एग्जाम सेंटर ऑल्सो। आपकी सिटी में नहीं है तो आप अगले दिन से ही पहले पहुंच जाओ वहां पे। और एग्जाम ऑफ कोर्स ऑफलाइन ही होने वाली, इसीलिए जुलाई मंथ में गई है, सो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। बट एट दैट टाइम आपको ये सारे प्रिकॉशंस तो रखने हैं, साथ में आपको मास्क एंड ऑल द थिंग्स भी होगा जो शायद वहां से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। सो एग्जाम्स जो है वो एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिफरेंट सिटीज में है तो आप पहले से वहां पहुंच जाइए। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अफवाहें होती है ना, रूमर्स होती है, पेपर लीक हो गया इस बार तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इस बार तो बहुत इजी होगा। क्या फर्क पड़ता है इफ यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उस पे ही फोकस करो ना। दूसरी सारी सब चीजों पे बात करना, बतंगड़ बनाना, ई बुक से ये आएगा, यहाँ से वो आने वाला, इस बार इस टीचर ने पेपर सेट किया, यहाँ से ये होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेटर है कि भी हमें एग्जाम, ये जो फाइल, एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शन वाली फाइल जो है वो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप पोस्ट मंगवा सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो बातें हो रही है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है एग्जाम का डे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि 2 आवर्स इक्वल टू आपकी 2 years इक्वल टू आपके 60 days है एंड इज इक्वल टू आपके 3 आवर्स ऑफ योर एग्जाम है। तो देखिए उस दिन, जिस दिन आपकी एग्जाम है, जिस डेट को जुलाई में है, उस दिन का आप सोचिए एंड दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कैसे बाउंस लगाना है, कैसे सिक्सर लगाना है, कैसे चौका लगाना, ये अगर आज आप समझ लिए ना तो आई गिव यू गारंटी कि आपको मिनिमम 20 to 30 मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। 20 to 30 मार्क्स, दैट्स माई ओपन चैलेंज। और अभी आप 60 days में बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले उस दिन आप पढ़ाई मत करना, दोपहर को ही एग्जाम होगी, यानी कि आफ्टर लंच, नियर बाय लंच। सो नेट प्रैक्टिस जब आप वीक में एक बार पेपर सॉल्व करो 180 या 120 एमसीक्यूज का, तो उस टाइमिंग पे करना, क्योंकि जैसे मेरी आदत होगी भी मैं उस टाइम पे सोने की, तो फिर वो एग्जाम दिन जो होगा ना फाइनल, तब उस टाइम पे नींद आएगी। तो सबसे पहली चीज, जिस दिन आपकी एग्जाम है पॉसिबल है तो एग्जाम के दिन मत पढ़ाई कीजिए सुबह। अगर पढ़ना ही है तो सबसे इजीएस्ट और अच्छे लगने वाले चैप्टर्स पढ़िए ताकि आप पॉजिटिव रहे। एग्जाम सेंटर टाइम से पहले पहुंचिए। किसी के साथ बातें करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है,
मुस्कुराते हुए, रूल्स फॉलो करते हुए आप अपनी जगह पे, रोल नंबर पे, जहां पे है अलॉटेड वहां पे जाके बैठिए। जैसे ही आप बैठते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गई, ओएमआर शीट आ गई, दैट्स द नाउ एवरीथिंग इज स्टार्ट। गुड सेट वाले जो स्टूडेंट्स है वो 120 दिमाग में रखे, और नीट वाले जो स्टूडेंट्स है ना वो 180 एमसीक्यूज दिमाग में रखे। आप ये बात समझ लीजिए कि 180 में से 180 सभी इक्वेशंस आपको नहीं आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको पता होना चाहिए। और 120 में से 120 आने आ भी जाए तो क्या कर लोगे? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? 70% सिलेबस भी आपका हो गया तो दैट्स सफिशिएंट। अगर 180 में से 60% मार्क्स आ गए, आपको 60% सच हो गए, तो भी आपको बीजे मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा। ए ग्रुप वाले हो गए तो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। द थिंग इज दैट कि आपको जो है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। रिमेंबर दैट थिंग। 180 एमसीक्यूज में से या 120 एमसीक्यूज में से 20 to 35, कितने 20 to 35 एमसीक्यूज या फिर 20 to 25% एमसीक्यूज डिफिकल्ट होंगे। डिफिकल्ट मीन्स क्या? टाइम कंज्यूमिंग होंगे, टेबल वाले होंगे, या फिर कैलकुलेशन वाले होंगे। जैसे फिजिक्स के कुछ केमिस्ट्री के इक्वेशंस होंगे जो कैलकुलेशन वाले होंगे। और ये डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन वाले जो इक्वेशंस होते हैं ना, वही गेम चेंजर्स होते हैं। और उसकी वजह से ही जो आपके पास, जो आपके मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आते, या तो फिर गड़बड़ कर देते हो। यानी आप 500 मार्क्स के स्टूडेंट्स हो 500 मार्क्स के नीट में, तो आपके 400 भी आ जाएंगे या 300 भी आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 20 to 25 35 क्वेश्चंस। अब वो जो ये 4-5 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स में से कहीं ना कहीं से होते हैं, और वो कहीं भी होंगे, ऐसा नहीं, उसकी कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होती है। फिजिक्स में से 5-6 होंगे, केमिस्ट्री में से 5-6 आ गए फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी में से 5-6 के क्वेश्चन रख दिए, या 10-10 में सभी में से रख दिए, और कहीं भी रख दिए। आप फॉर एग्जांपल सॉल्व करने बैठे हो पेपर, फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व किया, आ गया जिस वे में मैंने टेक्निक बताई। सेकंड एमसीक्यू, अरे बाप रे, ये तुम नहीं, ये वो कैलकुलेशन वाला आ गया, या डिफिकल्ट लेवल वाला आ गया, या एनालिसिस वाला आ गया। और उसमें आपका एक क्वेश्चंस के पीछे, बुस्केट वालों को तो 2 मिनट मिलती है, लेकिन नीट वालों को तो 1 ही मिनट मिलती है। यहाँ पे आपकी जो है ना, सोचने में 4-5 मिनट चली जाएगी, और फिर क्या होगा पता है? एंड ऑफ द 180 क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, और आपका टाइम जो है वो कम होगा। तो आपको ये समझना है कि आपको 180 क्वेश्चंस नहीं आने वाले, उसमें से कुछ क्वेश्चंस है वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, बाउंस करने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, एनालिसिस वाले क्वेश्चंस है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, उसके ऊपर अगर आप स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा कि भाई आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। जो आने आ रहे होंगे वो क्वेश्चंस भी आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज जो मुझे आपको इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना वो है, नंबर 1, इजीएस्ट सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो। आपके लिए बायोलॉजी इजी है तो बायोलॉजी से ही स्टार्ट करो। वहां पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लास्ट में रखना है। पढ़ाई में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले रखना है ताकि हमारा स्टेमिना बढ़े, लेकिन एग्जाम में डिफिकल्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में रखना है ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। आप घबरा, टेंशन, क्योंकि देखिए सीक्वेंस में 5 ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपको नहीं आते, कैलकुलेशन वाला है, टाइम कंज्यूमिंग वाला है, तो क्या होगा? अरे बाप रे, ये तो देखो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, देखो इसमें से तो मुझे अब देखो कुछ आगे आएगा ही नहीं। मींस आप अपने आप को डिप्रेस करोगे, आपको बिलीव नहीं होगा, साइंटिफिकली प्रूवन ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आपका जो परफॉर्मेंस है वो 30 to 35% तक डाउन करता है। छोटी सी टेंशन, छोटा सा डाइवर्ट माइंड किया तो आपका 30% जो जो एक वो होता है ना, वो डाउन हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि इजीएस्ट सब्जेक्ट से अटेंड करो, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो याद रखिए कि फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस नहीं देख रहे हो, आपके मुंह से आंसर नहीं निकल रहा है, आपने ऑप्शन देखा, तो आपको सेकंड क्या करना है पता है? नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ये नहीं आता है मुझे, छोड़ दीजिए उसको फर्स्ट राउंड में। फिर दूसरा क्वेश्चन अटेंड किया, नहीं आता है, छोड़ दीजिए उसको, फिर तीसरा क्वेश्चन जाइए, फिर चौथा क्वेश्चन। जो आते हैं वो पहले, यानी कि जो है मेरे पास, जो मेरा है, उसके ऊपर फोकस करके उसको पहले बटोर लो। उससे क्या होगा कि भी एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा कि 180 में से देखो मुझे 90 क्वेश्चन तो 100% मेरे आ गए।
यानी 90 इंटू 4 कर दो, और 120 जो एग्जाम गुजकेट की है उसमें से फॉर एग्जांपल आपको 70-80 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ गए फर्स्ट राउंड में, तो उससे क्या होगा कि भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। नाउ यू नो कि कैसे आगे बढ़ना है, ऑल द थिंग्स। फिर सेकंड राउंड, देखिए फर्स्ट राउंड जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें 20 टू 30 सेकंड ही लगते हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं। वो 20-30 सेकंड की वजह से क्या होगा कि भी सेकंड राउंड में आपके पास इनफ टाइम होगा, और सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन होंगे जो कंफ्यूजन वाले हैं, डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन वाले होंगे या टाइम कंज्यूमिंग वाले होंगे, और वहां पे आप एक क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 मिनट दे पाओगे। सो दैट्स व्हाई मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फर्स्ट राउंड में जो आते हैं उसको पहले अटेंड कर लो, जो डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग या फिर कैलकुलेशन वाला है थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करो सेकंड राउंड के लिए। फिर सेकंड राउंड में छूट गए क्वेश्चंस, थर्ड राउंड भी आप ले सकते हो, और इससे क्या होगा पता है आपको जो आता होगा। अगर फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ नीट, मैंने फर्स्ट राउंड में बायोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया। बायोलॉजी यूजुअली सबको इजी लगता है, 90 एमसीक्यूज आते हैं उसमें से, ह्यूमन फिजियोलॉजी लोगों को अच्छा लगता है। अब उसमें से मैंने फॉर एग्जांपल 90 में से 60 कवर कर लिए, फिजिक्स में से 45 में से कुछ कवर कर लिए, इसमें से कुछ कवर कर लिए, और मैंने फॉर एग्जांपल 110 तक पहुंचा दिया फर्स्ट राउंड। तो सोचिए मेरे कितने मार्क्स हो गए, 1440। और मैं 10 एमसीक्यूज कर लूंगा तो मुझे बीजे मेडिकल कॉलेज में यानी कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी कहीं भी गुजरात में। सेम विद द ए ग्रुप ऑल्सो, सेम विद द बी ग्रुप ऑल्सो। यानी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ चलो। वो जो 25 टू 30 एग्जामिनर जो क्वेश्चन रखते हैं ना वो डराने के लिए होते हैं, तो आपको एक दिमाग में सेट कर देना है कि भाई 180 720 में से 720 मार्क्स नहीं आने वाले हैं मेरे, 120 में से 120 नहीं आने वाले हैं मेरे, मुझे सारे अटेंड नहीं करने हैं, मुझे सब कुछ आने वाला नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए किसी को भी आज तक 100% मार्क्स नहीं आए, तो कहने का मतलब ये है कि फोकस ऑन द फर्स्ट राउंड, जो आता है वो सब बटोर लिया, सेकेंड राउंड में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके निकाला, एंड थर्ड राउंड जो है दैट विल द फाइनल राउंड। अगर आपके 70% एमसीक्यूज फर्स्ट और सेकेंड राउंड में हो जाते हैं तो आई बिलीव इन दैट कि 5 टू 6 एमसीक्यूज और ज्यादा अटेंड करने चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग की वजह से ये ना हो कि आपका क्या कहते हैं कुछ मार्क्स कट हो। सो ये जो स्ट्रेटेजी है उसको प्लीज याद रखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको फर्स्ट राउंड में जो बता दिया, जो ये सारी स्लाइड्स आप देख रहे हैं, आफ्टर एग्जाम जो है आपको क्या करना चाहिए कि जैसे एग्जाम खत्म होती है घर जाइए, आराम कीजिए, एनालिसिस कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज द कैरियर प्लानिंग। 5 डेज में ही यूजुअली एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपकी एग्जाम लेती है वो इस वेबसाइट जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उस वेबसाइट पे आंसर की रख देता है। तो आंसर की जैसे आ जाएगी आपके पास तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके इतने क्वेश्चन सही है, इतने गलत है, और इसमें इतने मार्क्स तो आपके मिनिमम आने वाले हैं। और उसके बेस पे बिफोर रिजल्ट, यानी रिजल्ट जैसे जुलाई में है तो मेरा मानना ये है कि अगस्त एंड तक रिजल्ट आएगा आपको, और सितंबर मिड तक आपकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, बहुत स्पीडीली होगी इस बार। सो जुलाई एंड में एग्जाम होगी और अगस्त में जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट सेकंड वीक में आपको एडमिशन मिल जाएगा सभी जगह। लेकिन कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। दैट्स आल्सो पॉसिबल कि आफ्टर एग्जाम आप एनालिसिस करें, जैसे ही आंसर की अपलोड होती है इस वेबसाइट पे आप डाउनलोड करें और फिर उसके बाद चेक कर ले कि भी आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और पिक्चर तो बाकी है, 12th के बाद नीट एंड जेडब्ल्यू एग्जाम आप समझ रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, नहीं भाई। आपकी लास्ट ब्रेथ तक, जिंदगी के अंत तक एग्जाम जो है ना वो खत्म नहीं होने वाली है, एग्जाम आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। तो रिमेम्बर दैट कि भाई आपको जो करना है वो इम्पोर्टेंट थिंग इज द नेक्स्ट आने वाला है, यानी कि 12th के बाद जिस फील्ड में आप एडमिशन लोगे वहां पे आप अपने 45 साल 45 इयर्स ऑफ योर लाइफ इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो एनालिसिस करना चाहिए, यानी उसमें एग्जाम के बाद टाइम देना चाहिए। एनालिसिस और ये जो मार्क्स है ना उससे आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलेगा कि किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, उस कोर्स की कॉलेज कौन सी है, उसकी फीस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से टाइप की सीट पे आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए आप लास्ट ईयर्स के सारे कट ऑफ भी जान सकते हो, एंड ये सारे कट ऑफ्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन जितने भी कॉलेजेस लिस्ट एंड ऑल द थिंग्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे भी और बाकी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी। अभी फॉर एग्जांपल कुछ लोग ये कहते हैं कि सर देखिए
चलो आपने बोला तो 60 डेज में हम मेहनत भी करेंगे, ठीक है, पढ़ाई भी कर लेंगे। जैसे आपने बोला कि भाई डेली के 10 आवर्स पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देना है, वीकली 2 बार रिवीजन करना है, एक बार उसी दिन, दूसरी बार 7 डे, 180 एमसीक्यूज, मिनिमम 5-6 पेपर सेट, ये वो सब कुछ जो आपने बोला वो सब कुछ हम फॉलो करेंगे। लेकिन स्टिल मार्क्स नहीं आए तो देखिए ये तो फिर वही चीज हुई कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैसे नहीं कमाए और फिर मर्सिडीज नहीं आई। तो अगेन वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, जो हमारे पास नहीं है। हमें कहाँ फोकस करना है, जो हमारे पास है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स नहीं आते हैं, ऑल द थिंग्स ऐसा सो जाते, तो मैं आपको एक बता दूं कि गुजरात के अंदर 85,000 और ऑल ओवर इंडिया में नियर बाय 14 लाख स्टूडेंट जो है ना वो ये एग्जाम देने वाले। इस एग्जाम का रिजल्ट जो है, जो अगस्त एंड में आएगा, उसमें 50% लोग पास होंगे। लास्ट ईयर की तरह हर साल का एनालिसिस करने के बाद मैं बताता हूँ, 50% लोग पास होंगे, यानी कि क्वालिफाइड मार्क्स मिलेंगे उनको। इस एग्जाम के मार्क्स के बेस पे पूरे भारत देश में आप एमबीबीएस और डेंटल में एडमिशन ले सकते हैं। और गुजसेट जो है उसमें फार्मेसी है, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड है। इंडिया में अगर गिना जाए तो ये मेन कोर्स के लिए आप नीट अपीयर होंगे, और गुजरात में 5 कोर्स में एडमिशन मिलता है ऑन द बेस ऑफ नीट मार्क्स। उसमें एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी। फिर से बोलता हूँ, एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड नेचुरोपैथी। बाकी के सारे कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ थियरी मार्क्स काउंट होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नीट में जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एमबीबीएस के लिए क्रिटिकल है। वो क्यों है? क्योंकि टोटल एमबीबीएस की सीट जो है ना वो पूरे गुजरात में 5,500 है, पूरे और पूरे भारत देश में 65,000 है। सोचो, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गुजरात में से 85,000 और पूरे भारत देश में 14 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने वाले हैं। लेवल ऑफ द कंपटीशन इज नॉट हाई। कॉम्पिटिटर्स जो है, यानी कि स्पर्धा करने वाले लोग है, वो ज्यादा है, सीटें कम है, और इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिला। तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यानी कि अदर स्टेट में भी जा सकते हो, अब्रॉड भी करने जा सकते हो, दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी कि सीट सीट जो होती है ना वो कम कम होती है। टोटल सीटें 85,000 स्टूडेंट्स के सामने सिर्फ 5,500 एमबीबीएस की। डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, ये सब कुछ मिला के 15,000 सीटें। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई सभी को एडमिशन नहीं मिलता है। बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चंस है तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, कैरियर जो है ना, सिलेक्शन यूजुअली नियर बाय 73% स्टूडेंट्स किसी के इन्फ्लुएंस में आके, क्राउड को फॉलो करके, परसेंटेज बेस के मेरे मुझे 90% आ गए, मुझे ये परसेंट आ गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया, ऑन दैट बेस करते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है ना वो गलत है। ऑन द बेस ऑफ योर इंटरेस्ट, वैल्यू, पर्सनालिटी और स्किल के बेस पे आपको 12th के बाद का कोई भी कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। यानी अभी आपको 6 डे तो एक ही चीज करनी है, दे धनाधन दम तोड़ अच्छी मेहनत, ताकि अफसोस ना रह जाए। फिर रिजल्ट जो भी है, फिर उसके बाद वन याद रखिए, एक ग्रुप के अगर इसमें स्टूडेंट्स है तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास 83 कोर्सेज। अगर आप बी ग्रुप के स्टूडेंट्स है तो आपके पास 118 कोर्सेज है अपना कैरियर बनाने के लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यू नो नीड टू वरी। और ऐसा है ही नहीं कि एमबीबीएस डॉक्टर ही पैसे कमाते हैं। जिस फील्ड में, जिस कोर्स में आप इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनालिटी और वैल्यू से आप आगे बढ़ोगे, वहां पे एडमिशन लोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल इंसान बनोगे। आप वहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे, कुछ नया क्रिएशंस करोगे। इसके रिलेटेड एक सेमिनार रखेंगे आफ्टर एग्जाम, जिसमें मैं सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। लेकिन छोटे से छोटा कोर्स जो होता है ना, उससे इंसान महान नहीं बनता। उस इंसान या उस स्टूडेंट्स की वजह से वो कोर्स महान बनता है। अगर वो कोर्स आपके इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनालिटी और वैल्यू के बेस होगा। अगर किसी के फोर्स के बेस पे, क्या 90% वाला ही डॉक्टर बन सकता है? ऐसा थोड़ी होता है। क्या 90% वाला ही अच्छा इंजीनियर बनेगा? क्या 50% वाला नहीं बन सकता? बन सकता है। पर्सन इज योर पास्ट, इज नॉट योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर नहीं है, वो आपका पास्ट है। और मार्क्स, मेरिट, ग्रेड एंड ऑल द थिंग्स जो है, उससे आप किसी की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर नहीं बता सकते। उस टाइम पे उसने शायद हो सकता है ज्यादा मेहनत की हो, कम मेहनत की हो, और इस वजह से वो रिजल्ट आया हो। फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर प्रेजेंट मोमेंट कि अभी आप कितनी मेहनत करते हो।
2 साल में आपने कितना पढ़ा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नाउ 60 डेज में आप कितना भागते हो, कितना दौड़ते हो, कितनी मेहनत करते हो. सो कहने का मेरा ये जो पार्ट जो मैंने बताया वो इसलिए मैंने अभी बताया क्योंकि 60 डेज में ये थॉट्स आएंगे कि मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, एग्जाम्स अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा. तो भाई आप अपने इंटर स्किल पर्सनैलिटी के बेस पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो, कोई भी कोर्स में जाते हो या नहीं पता है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू, नो नीड टू वरी. बट ये इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्सेज एंड ऑल द थिंग्स वो बात की बात है. पहले मेहनत कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हम देने के लिए रेडी है. और उसके लिए जूम सेमिनार्स और बाकी ऑनलाइन सेमिनार्स हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे इस रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है. हमारी बुक्स अवेलेबल है जिसका नाम है व्हाट टू डू आफ्टर 12th साइंस डोंट बार पचीशु. कहने का मतलब ये है कि ये 60 डेज में इसके बारे में मत सोचिए क्योंकि ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. एंड आपको डेफिनेटली अच्छी कोर्स में अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाएगा. यू नो नीड टू वरी. काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अबाउट आंसर की, रिजल्ट, काउंसलिंग, एडमिशन, कॉलेज सीट्स, फीस अपडेट्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से मिलती है. तो देखिए सबसे पहला तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर जो आते हैं उसमें गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट रहती है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट 18 वेबसाइट्स है. यू नो नीड टू नोट डाउन. ये सारी वेबसाइट जो है आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो आपको ये सारी वेबसाइट्स का लिस्ट मिल जाएगा. और ये सारी चीज यहाँ पे भी अवेलेबल होती है. एक्सेप्ट ये सारी चीजें इतनी ज्यादा टाइम ना हो आपके पास तो आप हमारी एक स्टेल मेंबरशिप है जिसकी जो ज्वाइन करने से आपको सारा व्हाट्सएप एंड एसएमएस से सारे अपडेट्स मिल सकता है. इन शॉर्ट आप जिस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए मेहनत कर रहे हो, नीट कुछ सेट के लिए, आपको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यू नो नीड टू वरी. पहले आप अपना पूरा स्ट्रेंथ, पूरा पावर ये 60 डेज में यूज कीजिए. टाइम टेबल बनाइए अच्छे से. मैंने जिस वे में बताया ये वीडियो ऑलरेडी लाइव है, फेसबुक पे भी रखूंगा, यूट्यूब पे भी, सॉरी फेसबुक पे लाइव है, यूट्यूब पे मैं रखूंगा तो आप अगेन भी देख सकते हैं. आपको फॉर एग्जांपल गुजरात में एडमिशन उस कोर्स में डिजायर, इंटरेस्टेड, जिसमें आपको दिलो जान से जाना है, आगे कैरियर बनाना है, 45 साल अपनी लाइफ के इन्वेस्ट करना है, उसमें गुजरात में अगर नहीं मिलता तो यू कैन गो इन द अदर स्टेट, यू कैन गो एब्रोड. चलो अदर स्टेट और एब्रोड के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो. आप ऐसे कोई कोर्स के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हो. मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ. काफी लोग कहते हैं कि सर मुझे तो डॉक्टर बनना था, मुझे आयुर्वेदिक में एडमिशन, तो क्या हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का 2 साल का कोर्स करो तो आप जो एमडी एमएस डॉक्टर सुपर स्पेशलाइज 15-15 साल के बाद बनते हैं उनको भी हैंडल कर पाओगे. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, सर मुझे तो साइंटिस्ट बनना, तो एग्रीकल्चर में ही मिल रहा है अभी तो क्या हुआ, मुझे सर आईआईटी में, क्या आईआईटी में पढ़ने से ही आप महान बन जाओगे? पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है. अगर वो जैसे मुझे अगर फॉर एग्जांपल पानी पूरी पसंद है, वैसे नहीं बोलना चाहिए इस लॉकडाउन के टाइम में क्योंकि नहीं मिल रही है आजकल. घर पे लोग बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता ना, वो जो रोडी पे खड़े होके हम जो खाते थे वो सारे जमाने गए, वो पुराने जमाने में सारी चीजें थी. तो अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको मैं ये कहूंगा कि फोकस आपका एक ही जगह पे हो, वो है स्टडी. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भी यू विल गेट गुड रिजल्ट. अगर वहां पे एडमिशन नहीं मिलता है, अदर स्टेट में नहीं जाना है, अब्रॉड नहीं जाना है, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. बिलीव मी, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, दुनिया में कोर्स सर्च करेंगे तो यू विल गेट अंडरस्टैंड कि भाई वाह कितनी चीजें हैं, क्या क्या कर सकते हो आप अपनी लाइफ में. और व्हाट टू डू आफ्टर 12th का एक मैं ऐसा ही सेशन रखने वाला हूँ. एंड हमारी फेसबुक एंड यूट्यूब पे सभी जगह पे एक वीडियो भी है अवेलेबल सेमिनार का, उसमें मैंने काफी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. द थिंग इज दैट अगर आप इंटरेस्ट से अभी स्टडी करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा. सो यू नो नीड टू वरी अबाउट ऑल द थिंग्स. मैंने जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो है व्हाट इज द नीट एंड गुड सेट. उसमें क्या क्या आपके कंफ्यूजन्स एंड प्रॉब्लम्स आते हैं, फोकस कैसे नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, 60 डेज का प्लानिंग कैसे होना चाहिए, एग्जामिनेशन डे, बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट क्या करना चाहिए. अभी अगर देखा जाए तो मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है. नॉलेज के लिए, कुछ गेन करने के लिए, यानी कि नॉलेज के लिए आप पढ़ेंगे
तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। लेकिन आप कुछ पाने के लिए यानी कि मार्क्स के पीछे दौड़ेंगे तो कभी मार्क्स आपके पीछे नहीं, वो नहीं हो पाएगा। सो रन बिहाइंड द नॉलेज, नॉट बिहाइंड द मार्क्स, एंड सक्सेस विल बी योर डेफिनेटली। द थिंग इज दैट कि भी पढ़ाई करते हो, जब बुक्स खोल के बैठोगे कल से आप टाइम टेबल बना के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दे के डेली के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ RWD मेथड के साथ, तब एक ही दिमाग में चीज रखना कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ समझना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ नीट एंड गुड सेट के लिए नहीं। सो रिमेंबर दैट थिंग। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि ये जो डिस्कशन हुआ है उसमें हो सकता है कि भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स फिर भी ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। सारे क्वेश्चंस मैंने अगर नहीं लिए, आपके कुछ प्राइवेट पर्सनल क्वेश्चंस भी है, किसी को याद रहने का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को MCQs के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी को कुछ चैप्टर्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो पर्टिकुलरली उस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप जो है हमारे ये जो नंबर है दोनों, उस नंबर पे जो नंबर मैं बोल रहा हूँ 7069007611 और लास्ट में 12, उस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो इकट्ठा होंगे उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उसके मैं वीडियो भी बना के आपको भेज सकता हूँ, जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे उसके मैं ऑडियो भी बना के आपको आंसर कर सकता हूँ, और जो स्टूडेंट ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे उनके साथ मैं ऑन द स्पॉट कॉल पे भी बात कर सकता हूँ। बट द थिंग इज दैट हम सब, मैं, हमारी पूरी टीम, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी स्कूल, आपके ट्यूशन क्लासेस, हर कोई आपको हेल्प करना चाहता है। क्यों? ताकि आप स्ट्रेस ना लो, डिप्रेशन में ना जाओ, टेंशन में ना जाओ, क्योंकि वो 30% परफॉर्मेंस आपका डाउन करेगा। यानी कि आप 70% के स्टूडेंट है तो आपके 30% कट के 50% से नीचे आ जाओगे आप। तो ऐसी कोई चीज ना हो इस वजह से, और आपके कोई भी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो बताने के लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। आपको हमारी जो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम में भी हम अवेलेबल है, ट्विटर एंड यूट्यूब पे आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का आपको ये सेशन कैसा लगा वो प्लीज 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 व्हाट्सएप और मैसेज से या फिर फेसबुक या यूट्यूब पे बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि भाई व्हाट यू गेन, क्योंकि यहाँ पे मैंने सभी को म्यूट करके रखा हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज गिव योर फीडबैक अबाउट द टुडे सेशन, आज का सेशन आपको कैसा लगा। इसके अलावा एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कतें आए आपको, तो डेफिनेटली आप हमारी संस्थाओं में जो उनका कांटेक्ट कीजिएगा, एंड डेफिनेटली मींस हम आपको हेल्प करेंगे। मैंने फिर से आपको कहना है कि भी अबाउट आपका जो काफी स्टूडेंट्स जुड़े वीडियो से लाइव है, और उन सभी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। एंड विश के भाई आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनका मैं शॉर्टली वीडियो से, ऑडियो से मैं रिप्लाई करूँ, और ये जो सेशन है वो आपको फ्यूचर में या फिर आपकी फ्यूचर में जो एग्जाम आने वाली है उसमें हेल्पफुल हो। नीट और JEE एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूँगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो जिंदगी के अंत तक आने वाली है। मैं सिर्फ और सिर्फ विश करूंगा कि विश यू अ वेरी हैप्पी एग्जाम, क्योंकि एक फेस्टिवल है, आप अपने आप को चेक करेंगे। लास्ट में इतना कहूंगा कि प्लीज फोकस जो आपके पास है उसमें आप फोकस करेंगे 60 डेज में, तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।